अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इस चैप्टर का आज अपना 8वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परफेक्ट ब्लैक बॉडी का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़े थे और हमने ये देखा था कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसा जिस्म होता है जो आने वाली हरारती तवानाई को पूरा जज़्ब कर लेता है। ओके, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हरारती तवानाई H अगर किसी जिस्म पर डाली जाए तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो जज़्ब कर लेती है, कुछ हिस्सा वो मुनाकिस करती है और कुछ हिस्सा वो ट्रांसमिट करती है। ओके, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, मतलब मुकम्मल सियाह जिस्म की, तो उसके लिए तरसील वाला जो मामला है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी उसमें से हरारती तवानाई ट्रांसमिट नहीं होगी। इसी तरीके से हरारती तवानाई जो रिफ्लेक्ट होती है तो वो भी नहीं होगी। हरारती तवानाई रिफ्लेक्टेड जो है, मुनाकिस होने वाली जो तवानाई है तो वो भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि उसमें जज्ब होने वाली तवानाई मुकम्मल तवानाई के बराबर होगी। जितनी तवानाई आप उसके ऊपर डालोगे वो पूरी की पूरी वो जज्ब कर लेगा। और यही वजह है कि जब हम उसके लिए इंजेज़ाब का ज़रीब लेते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आ जाएगी HA/H, और क्योंकि HA की वैल्यू H है इसलिए इसकी कीमत आ जाएगी H/H, और हम बोल सकते हैं कि A = 1। मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होती है जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो ये थी बात परफेक्ट ब्लैक बॉडी की। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने ये भी देखा था कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होता है उसके लिए E = 1 होता है। E = 1 का मतलब है इमिसिविटी का 1 होना, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन जो है वो भी उसके लिए 1 होता है। तो A = 1 का मतलब है कि जितनी तवानाई उसको दी गई वो पूरी जज़्ब किया, और E = 1 का मतलब होता है जितनी तवानाई उसके पास है वो पूरी की पूरी खारिज किया। ओके, तो ये थी बात परफेक्ट ब्लैक बॉडी की। अब आज का जो हमारा पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम उसके इंजेज़ाब के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हमको ये देखना है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी में से हरारती तवानाई खारिज कैसे होती है। ओके, यानी हम यहाँ पर उसके इखराज की स्टडी करने वाले हैं। आप देखिए, 2 साइंटिस्ट हैं जिनमें से एक का नाम है ल्यूमर और एक का नाम है स्प्रिंगशीम। ओके, स्प्रिंगशीम, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी में से निकलने वाली हरारत की स्टडी की है। और उन्होंने ये देखा कि जब हम किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी को लेते हैं और उसमें उसको हरारत देते हैं तो उसमें वो गर्म हो जाएगी, उसमें हरारत जज़्ब हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब आप उस जिस्म को, यानी उस परफेक्ट ब्लैक बॉडी को उठाकर ठंडे माहौल में ला के रखेंगे तो वो हरारती तवानाई को खारिज करना शुरू करेगा। तो इन 2 लोगों ने वो खारिज होने वाली हरारत की स्टडी की है। ओके, और इस स्टडी के दौरान उन्होंने एक ख़ास काम ये किया, उन्होंने ये किया कि जो हरारती तवानाई मतलब हीट एनर्जी जो खारिज हो रही थी तो उन्होंने उसका रेट लिया, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट, यानी हरारती तवानाई के अखराज की शरह, उसको उन्होंने इस हरारती तवानाई के अखराज की शरह जो है इसके वर्सेस में उन्होंने लिया तूले मौज। ओके, जो हरारती तवानाई है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका तूले मौज होगा, तो तूले मौज के मुनासिबत से उन्होंने उसका ग्राफ तैयार किया, उसका उन्होंने तरसीम तैयार किया। वो जो तरसीम उन्होंने बनाया उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ये अल्फाज आप ध्यान में रखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। याद रखना, स्पेक्ट्रम के लिए उर्दू या अरबी वर्ड जो है वो तैफ होता है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम मतलब मुकम्मल सियाह जिस्म से होने वाले अशआ का तैफ, हम उसे अशआई तैफ कह सकते हैं। ओके, तो ये उर्दू अल्फाज भी आप बराबर ध्यान में रखिए, अशआई तैफ यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ओके, अब सवाल ये होता है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये एक ग्राफ है, एक तरसीम है। इस तरसीम के अंदर हम लोग 2 अलग अलग महवर ले लेंगे। आपको पता है हम 2 महवर जो लेते हैं तो आड़ा महवर जो है वो एक्स महवर होता है, उफ़की महवर जो है तो हमेशा एक्स होता है, और जो खड़ा महवर है, जो उमूदी महवर है वो वाई होता है। तो ल्यूमर और स्प्रिंगशीम
इन दोनों ने जब इसकी स्टडी किया तो उन्होंने यहाँ पर तूले मौज लिया, मतलब इस जगह पर उन्होंने लैम्डा लिए एक्स महवर के ऊपर, और इस जगह पर उन्होंने हरारती तवानाई के अखराज की शरह लिए। मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ये जो चीज़ है जिसको हम इमिसिव पावर भी कह सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये इमिसिव पावर है, अखराजी ताकत है। तो अखराजी ताकत को वाई महवर पे लेना है और एक्स महवर के ऊपर तूले मौज को लेना है। इसके बाद उन्होंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी लिया और उसके अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर, अलग अलग दर्जा हरारत के ऊपर उन्होंने हरारती तवानाई के अखराज और तूले मौज के वर्सेस तरसीम तैयार किए अलग अलग टेम्परेचर्स पे। जैसे मान लो कि एक टेम्परेचर उन्होंने लिया T1। ओके, जस्ट इमेजिन करते हैं, मान लो कि एक टेम्परेचर उन्होंने लिया T1 और T1 टेम्परेचर के ऊपर T1 डिग्री केल्विन, ओके, मुतलक टेम्परेचर पे लेना है। तो T1 डिग्री केल्विन के ऊपर उन्होंने पूरा ग्राफ प्लॉट किए। तो उनको ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिला, इस अंदाज में। ओके, ये हो गया T1 टेम्परेचर के लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि ये टेम्परेचर को कम किया थोड़ा सा और कम टेम्परेचर लिया T2, और T2 टेम्परेचर के लिए उन्होंने फिर से दोबारा से ये दो चीज़ों का ग्राफ जो है वो तैयार किए। इस मर्तबा जो ग्राफ उनको मिला उसका नेचर कुछ इस तरह से था, इस अंदाज में। ओके, ये हो गया सेकंड नंबर का ग्राफ। इसके बाद उन्होंने और टेम्परेचर डाउन किया, मान लो तीसरा टेम्परेचर ले लिया T3। तो T3 के लिए उनका जो ग्राफ बना वो ग्राफ कुछ इस तरह से था। ओके, और इस तरह से वो टेम्परेचर डाउन करते चले गए और अलग अलग उनको ग्राफ मिलते चले गए। अब आप देखो, ये वाला जो ग्राफ है ये T1 के लिए है, ये वाला जो ग्राफ है ये T2 के लिए, और ये तीसरे वाला जो ग्राफ है ये T3 के लिए। इसमें ख़ास बात यह है कि T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर है, T2 उससे छोटा, T3 सबसे छोटा। तो इस ग्राफ को उन्होंने नाम दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। यही हमारा आज का पहला पॉइंट है जिसको हमको डिस्कस करना है। ओके, अब एग्ज़ाम में अगर आपसे ये सवाल पूछते हैं तो ये सवाल जनरली इस तरह से पूछा जाता है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम यानी मुकम्मल सिया जिस्म से होने वाले अशाई तैफ का नामज़द खाका बनाइए और उसकी वजाहत कीजिए। इस तरह का अगर आपसे सवाल आता है तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे। आप याद रखिए, मुकम्मल सिया जिस्म से होने वाले अशाई तैफ यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ऐसी होगी, द ग्राफ which is plotted between emissive power of a perfect black body versus wavelength। यहाँ पर अगर आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं भी लेते हैं बल्कि जनरल बॉडी भी लेते हैं तो उसको भी जनरली हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा ही ट्रीट करेंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ओके, तो ये थी कहानी डेफिनेशन की। उर्दू में हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि मुकम्मल सिया जिस्म से होने वाले हरारती तवानाई के अखराज की शरह और तूले मौज के दरमियान जो तरसीम बनाई जाती है उस तरसीम को मुकम्मल सिया जिस्म की अशाई तैफ यानी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है और उसकी नोयत कुछ ऐसी होती है। ओके, अब आप देखिए इस ग्राफ के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हम इसको देखकर समझ सकते हैं। जैसे आप ग्राफ नंबर 1 देखो, T1 टेम्परेचर के लिए। T1 टेम्परेचर के लिए जो पहली बात हमको नज़र आ रही है वो ये है कि हम जैसे जैसे तूले मौज बढ़ाएंगे, आप देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम तूले मौज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब तूले मौज बढ़ाने पर हरारती तवानाई का अखराज बढ़ रहा है। ओके, और बढ़ते बढ़ते हुआ ये है कि वो इस जगह पर पहुँच गया एक पर्टिकुलर यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 के लिए और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। आप लोग देखो यहाँ पर इस जगह पर मैं इसका नाम वेवलेंथ नंबर 1 रख देता हूँ। तो इसके लिए हरारती तवानाई जो है उसकी मिकदार मान लो कि E1 है, इसको हम पीक वैल्यू बोलेंगे। यहाँ पर ये हरारती तवानाई का जो लॉस है ये मैक्सिमम हो गया। ओके, यानी इस पर्टिकुलर तूले मौज के लिए हरारती तवानाई का लॉस यहाँ पर मैक्सिमम हुआ है। तो इस पर्टिकुलर तूले मौज को हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन, मतलब आज़म अखराज वाला तूले मौज, वो तूले मौज जिसके लिए तवानाई का अखराज सबसे ज़्यादा हुआ है। ओके, तो ये हमको पहली चीज़ मिली पहले टेम्परेचर के लिए। अब आप देखो जब हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो सेकंड टेम्परेचर के वहाँ से T2 के वहाँ से हमको ये ग्राफ मिला। यहाँ से ये जैसे जैसे हमारा तूले मौज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ते जा रही है। यहाँ अगर उसकी कीमत मैक्सिमम हो गई तो चलो मैक्सिमम को हम लोग पहले यहाँ पे प्लॉट कर लेते। मान लो इसका नाम E2 रख देते हैं। तो इसके लिए जो तूले मौज आएगा वो तूले मौज यहाँ कहीं तो भी आएगा, ये λ2 हो गया। ओके, ये हो गया
टेम्परेचर नंबर 2 के ग्राफ और उसके लिए λ2, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन फॉर सेकंड टेम्परेचर। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसके बाद तीसरा हम लोग और एक चीज़ देखते हैं, T3 के बाद से ये वाला ग्राफ मिला, इसके लिए मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर मिला है, तो हम लोग उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको ये इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ये आ जाएगा E3 और इसके लिए जो तूले मौज है तो वो तूले मौज यहाँ कहीं तो भी आएगा, इसको हम बोलेंगे λ3। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, सबसे पहली जो बात हमको नज़र आ रही वो ये है, पहला पॉइंट जो हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं वो ये है कि जब हम तूले मौज को बढ़ाते हैं, वेवलेंथ को बढ़ाते हैं, तो हरारती तवानाई का जो इखराज है वो एक जैसा नहीं है, बल्कि वो लगातार चेंज होने वाला है। कैसे लगातार चेंज हो रहा है, तो आप देखो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वेवलेंथ बढ़ाने पर पहले तवानाई का इखराज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद जब तूले मौज को बढ़ाए तो वो कम होना शुरू हो गया। लगातार जैसे जैसे तूले मौज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे तवानाई का इखराज की जो मिकदार है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट हम ये बोलेंगे कि तूले मौज के साथ तूले मौज बढ़ाते जाने पर, यानी अगर हम उस तूले मौज को लगातार बढ़ाते जाएं तो हरारती तवानाई का इखराज जो है वो गैर मुसलसल होता है, यानी वो गैर यकसा अंदाज में होता है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वो ये है कि बड़े टेम्परेचर के लिए, मतलब T1 टेम्परेचर के लिए जो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन है वो λ1 है। आप देखो कि T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर है, उसके लिए वेवलेंथ नंबर 1 मिला। उससे नीचे वाला टेम्परेचर T2 है, उसके लिए वेवलेंथ λ2 मिला। उसके बाद उससे छोटा टेम्परेचर T3 है और उसके लिए वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन λ3 मिला। आप लोग अगर इन वैल्यूज़ में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा वेवलेंथ है वो सबसे छोटे टेम्परेचर के लिए है। ओके, तो ये एक अपोजिट बात यहाँ पर नज़र आई कि वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ में उल्टा है। ओके, यानी टेम्परेचर जो है वो माकूस तनासुब में रहेगा वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन के साथ में। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ इस पर्टिकुलर ग्राफ से या इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम से नज़र आई। एक बार फिर से आप इस चीज़ को देखो, दोबारा से समझ लो आप लोग। यहाँ पर आप गौर से देखो, इस चीज़ को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग देखो T1 ग्रेटर देन T2 है, ग्रेटर देन T3 है, मतलब टेम्परेचर में T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर है, उससे छोटा टेम्परेचर T2 है और सबसे छोटा टेम्परेचर T3 है। T1 के वास्ते यानी ये T1 वाले ग्राफ के लिए जो वेवलेंथ मिला वो λ1 है, तो चलो यहाँ λ1 ले लेते। फिर T2 के वास्ते जो ग्राफ मिला वेवलेंथ मिला वो λ2 है, तो चलो λ2 ले लेते। T3 के वास्ते जो वेवलेंथ मिला वो λ3 है, तो उसको λ3 ले लेते। लेकिन यहाँ पर आप देखो ये ग्राफ में ये 0 है, 0 के बाद इधर ये वैल्यूज़ बढ़ते जा रही है। जब ये वैल्यूज़ बढ़ते जाएगी तो सबसे पहले ये आया तो ये सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, इसके और आगे जाएंगे तो और बढ़ते जाएगी वैल्यू। इसका मतलब λ1 सबसे छोटा है, उससे छोटा λ2 है, λ2 से छोटा मतलब λ2 जो है वो छोटा रहेगा λ3 से, तो सबसे छोटा हो गया λ1। तो T1 टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ λ1 है, T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर और λ1 सबसे छोटा वेवलेंथ। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ में जो रिश्ता है वो उल्टा है, यानी T प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको रिजल्ट मिला। आप याद रखिए, ये जो चीज़ यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे इस ग्राफ के ज़रिए जो चीज़ हमको मिली, इस चीज़ को वीन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, वीन नाम का जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसे हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी वीन का हटाव का कानून। ओके, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, तो उसका रीज़न ये है कि आप देखो जैसे जैसे आप ग्राफ चेंज, यानी जैसे जैसे आप ग्राफ के अंदर अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए आप ग्राफ चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन शिफ्ट होते जा रहा है। ओके, वैसे वैसे वो बदलते जा रहा है, तो इसलिए इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम कहेंगे। ओके, ये थी बात तूले मौज के ताल्लुक से। ओके, तूले मौज यानी तूले मौज कौन सा, आज़म इखराज का तूले मौज और उसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ में। ओके, ये हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी वीन का हटाव का कानून। यहाँ पर आप एक और चीज़ देखो, एक और ख़ास बात यहाँ पे नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, वो ये है कि T1 टेम्परेचर सबसे बड़ा है, तो उसके बाद उसके लिए ये कर्व ये वाला है,
ग्रीन कलर में ये जो हम देख रहे हैं बड़ा ग्राफ, तो ये है। इसके नीचे का अगर आप एरिया निकालोगे तो इसके नीचे का जो एरिया है वो हरारती तवानाई के अखराज को ज़ाहिर करेगा, यानी जो तवानाई खारिज हो रही है तो उस चीज़ को वो ज़ाहिर करेगा। एक्चुअली वो ज़ाहिर करेगा इमिसिव पावर को। तो यहाँ पर एक और नया साइंटिस्ट जिसका नाम है स्टेफन, और उसी के साथ में एक और है बोल्ट्जमैन। ओके, तो ये दो लोगों ने मिलकर एक चीज़ डिस्कवर किए। उन्होंने ये बताया कि इमिसिव पावर जो है, मतलब हम उसको रेट के रूप में बोल सकते हैं। ओके, इखराजी ताकत या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के चौथे कुव्वतनुमा के साथ। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी या इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी वो जो इखराजी ताकत होती है ब्लैक बॉडी की, वो रास तनासुब में है टेम्परेचर के चौथे कुव्वतनुमा के साथ। ये चीज़ इन लोगों ने डिस्कवर की है, इसे हम स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, और वो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम से ही अखज़ किया जा सकता है। ओके, तो ये थी कहानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के रेडिएशन स्पेक्ट्रम की, और इस ग्राफ के ज़रिए इन चीज़ों को जो है हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। जो ओरिजिनल जो ग्राफ मतलब जो मिला था ल्यूमर और स्प्रिंगशीम को, वो अब आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो आप देखिए इस तरीके से उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर्स पर ये वैल्यूज़ प्लॉट किए थे और उनको इस तरह का ग्राफ मिला था। ओके, ये हो गया हमारा आज का पहला पॉइंट। अब आज के इस मतलब पहला पॉइंट में से, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, इसी पॉइंट में से हमने, जैसा कि अभी हमने पढ़ा वीन्स लॉ। ओके, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या सिर्फ वीन्स लॉ या वीन का हटाव का कानून, तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो है, दर्जे हरारत उस ब्लैक बॉडी का, वो माकूस तनासुब में है वेवलेंथ के साथ में। कौन सा वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मैक्सिमम लगा देते हैं इसके सफिक्स में। यहाँ पे याद रखो लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, बल्कि वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन है। ओके, और अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटा लेते, तो अगर इसको हटा लेते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट बी आ जाएगा, तो बी इंटू 1 लैम्डा मैक्स, बाद में लैम्डा मैक्स को आप इधर शिफ्ट कर लो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टी इंटू लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी। आप लोग याद रखो ये जो छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इसे हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मतलब वीन का हटाव का कानून। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने अभी दिख रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि दर्जे हरारत और आज़म इखराज का तूल मौज, इन दो लोगों का जो हासिल ज़रब है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट यहाँ पर बी हमने इस्तेमाल करे उसे वीन का मुस्तकिल कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज वीन्स कांस्टेंट। ओके, ये जो वीन्स का जो मुस्तकिल है, तो इसकी एक पर्टिकुलर एक वैल्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर। उसकी वैल्यू होती है 2.897 इंटू 10 का पावर -3। ओके, जब हम इसकी वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास है 2.897 इंटू 10 का पावर -3, इसकी एसआई यूनिट इसको देखकर हम लगा सकते हैं। आप देखो टेम्परेचर है तो डिग्री केल्विन, और तूले मौज जो है वो मीटर में गिना जाएगा एसआई निज़ाम के अंदर, इसका मतलब वो आ जाएगा मीटर इंटू डिग्री केल्विन। ओके, इसको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना आप लोगों ने, पहले मीटर बाद में डिग्री केल्विन। गलती से अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया तो इसको किलोमीटर पढ़ा जा सकता है गलती से। ओके, तो थोड़ा सा आप याद रखें कि पहले मीटर लिखेंगे और बाद में डिग्री केल्विन लिखेंगे, ताकि वो कन्फ्यूजन में किलोमीटर नज़र ना आए। ठीक है, तो ये हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ताल्लुक से। ये था हमारा आज का सेकंड पॉइंट। अब हमको देखना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कानून जिसका नाम है किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ, यानी किरचॉफ का अशाए हरारत का कानून। देखिए इस कानून को हम किस तरीके से बयान करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है ये। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि
जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के वास्ते कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होता है, यानी मुकम्मल सिया जिस्म के लिए इंजेज़ाब का ज़रीब 1 है। उसी तरह से इमिसिविटी जो है वो भी 1 है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के वास्ते A इज़ इक्वल टू E होगा। ओके, एकदम सिंपल सी बात ये आ जाती इनकी वैल्यूज़ को देखकर, क्योंकि A भी 1 है, E भी 1 है, इसका मतलब A इक्वल टू क्या आ गया, E आ गया। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए हमको मिला कि A इज़ इक्वल टू E, मतलब एब्जॉर्बिविटी और इमिसिविटी आर सेम। ओके, यानी इंजेज़ाब का ज़रीब और इखराज का ज़रीब सेम होता है मुकम्मल सिया जिस्म के लिए। लेकिन किरचॉफ ने ये जो बात है, ये बात बताया था उसने आम जिस्मों के लिए, मतलब जनरल बॉडीज़ के लिए, आम जिस्मों के लिए। तो जनरल बॉडी के लिए मतलब दुनिया की कोई भी अगर आम जिस्म अगर आप लेंगे तो उसका ये कहना था कि उसके लिए भी A इज इक्वल टू E होता है। कोई भी जिस्म लो आप लोग, दुनिया का कैसा भी जिस्म लो, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो या ना हो, उसके लिए A इक्वल टू E होगा। इसे कहते हैं किरचॉफ का रेडिएशन का कानून, यानी किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके, तो अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात होगी। हम उसके बारे में ऐसा बोलेंगे कि दुनिया के किसी भी आम जिस्म के लिए, कोई भी जनरल बॉडी के लिए, किसी भी आम जिस्म के लिए इंजेज़ाब का ज़रीब और इखराज का ज़रीब मसावी होते हैं। यानी फॉर एनी ऑर्डिनरी बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन आर सेम। तो A इज इक्वल टू E, ये है किरचॉफ का कानून। यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो कानून है, इस कानून के अंदर और एक बात ये भी है कि किसी भी तूले मौज के लिए ये चीज़ सही होती है। मतलब पूरे रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम बात करें, पूरा रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, उसकी अगर हम बात करें तो उसके किसी भी तूले मौज के लिए ये जो फॉर्मूला है ये सही होता है। इसीलिए इसको कई मरतबा ऐसा भी लिखा जाता है, A सफिक्स लैम्डा इज इक्वल टू E सफिक्स लैम्डा। इस मरतबा हमको ये बोलना पड़ेगा कि किसी भी तूले मौज के लिए और किसी भी जिस्म के लिए इंजेज़ाब का ज़रीब हमेशा इखराज के ज़रीब के बराबर होता है। उर्दू में हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंजेज़ाबियत और इखराजियत मसावी होते हैं। यह है किरचॉफ का कानून। ओके, अब सवाल ये आएगा कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो आप देखिए, किरचॉफ के इस कानून को 2 तरीक़ों से साबित कर सकते हैं। ओके, 2 अलग अलग तरीके हैं। इनमें से पहला जो तरीका है प्रूफ करने का वो है थेरेटिकल, मतलब नज़रियाती। हम नज़रियाती बुनियाद पर यानी थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक ख़याली तजुर्बा करके हम इसको साबित कर सकते हैं। ओके, एक ये हो गया थेरोटिकल तरीका, और एक दूसरा जो है वो एक्सपेरिमेंटल तरीका है। एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रिची नाम के एक साइंटिस्ट ने किए थे। रिचीज एक्सपेरिमेंट, यानी रिची के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम किरचॉफ का जो कानून है उसको साबित कर सकते हैं। लेकिन अपना जो अभी फ़िलहाल जो नया सिलेबस है उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब रिचीज़ एक्सपेरिमेंट का जो तरीका है वो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। इसलिए अब हमारे सिलेबस में सिर्फ थ्योरेटिकल प्रूफ बचा है, मतलब नज़रियाती तरीके से हमको इसको साबित करना है एक थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो आइए अब हम सिर्फ वो थॉट एक्सपेरिमेंट की ही बात करेंगे। ओके, लेकिन आप जनरल नॉलेज के तौर पर ये भी याद रखो कि किरचॉफ के कानून को तजुर्बाती तौर पर भी साबित कर सकते हैं, और जिस तजुर्बे के ज़रिए साबित कर सकते हैं उस तजुर्बे का नाम है रिची का तजुर्बा, रिचीज़ एक्सपेरिमेंट। ओके, चलो अब देखते हैं थ्योरेटिकल प्रूफ। थ्योरेटिकल प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लोग एक थर्मास फ्लास्क जैसी चीज़ तैयार करेंगे। थर्मास फ्लास्क आप लोग याद रखो कि वो एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता। तो यहाँ पर मैंने ये एक डबल वॉल्ड एक चैम्बर लिया, और याद रखो कि ये चैम्बर कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 जिस्म लूँगा। इमेजिनेशन करना है आपको, ये 2 जिस्म लेना है जिसमें से एक जो है वो ऑर्डिनरी जिस्म है, मान लो कि उसका नाम O रख देते हैं, और ये दूसरे वाला जो जिस्म है तो मान लो कि ये ब्लैक बॉडी है। ओके, ये ब्लैक बॉडी और ये ऑर्डिनरी जिस्म, दोनों का रकबा बिल्कुल सेम है। एक और चीज़ कर लेते हैं, मान लो कि दोनों का रकबा इकाई है, मतलब 1 ले लेते हैं। दोनों का जो सरफेस एरिया है दोनों बॉडीज़ का, वो सरफेस एरिया सेम है और यूनिट है, 1 है। ओके, अब ऐसा इमेजिन करो आप लोग कि मान लो H हरारती तवानाई है, H जो है वो हीट एनर्जी है
जो ऑर्डिनरी बॉडी को दी गई। थोड़ी देर के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी बॉडी से पहले। ओके, तो मान लो कि आम जिस्म जो है ऑर्डिनरी बॉडी, उसको H हरारती तवानाई दी गई। जब उसको H हरारती तवानाई देंगे तो वो उसमें से कुछ जज्ब करेगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी है तो वो पूरा तो जज्ब करने वाला है नहीं। ओके, सपोज करो कि उसका इंजेज़ाब का ज़रीब A है, तो फिर उसके लिए फार्मूला बन जाएगा HA/H। ओके, HA का मतलब है हीट एब्जॉर्ब्ड और H का मतलब उसको दी जाने वाली टोटल हीट। अब आप ये H को इधर शिफ्ट कर लो तो आपको फार्मूला मिलेगा HA = A/H। आप लोग देखो, ये जो फार्मूला आपको मिला ये वो हरारती तवानाई है जो इसने जज्ब किया, ऑर्डिनरी बॉडी ने जज्ब किया। ओके, क्लियर? ये हो गया मान लो इक्वेशन 1 या पहला पॉइंट हो गया। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर इसने इतनी हरारती तवानाई जो है अगर इसने जज्ब किया है तो ये कुछ ना कुछ तवानाई जो है ये खारिज भी करेगा। तो सपोज करो कि इसका जो इमिसिव पावर है वो E है। ओके, हम उसको R भी ले सकते हैं, जैसा इससे पहले हम लोगों ने R भी लिया था, लेकिन आप उसको चाहो तो E भी ले सकते हो। इमिसिव पावर कैपिटल E ले सकते हैं। तो कैपिटल E = अब इसका अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो इसका फार्मूला आ जाएगा हरारती तवानाई जो ये खारिज करेगा डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ओके, मैं यहाँ पर ये जो हरारती तवानाई है इसको डेल्टा H लिख देता हूँ ताकि वो आप H के साथ कन्फ्यूजन में ना आ जाओ। H वो तवानाई है जो उसको उसके ऊपर डाली गई थी, और मान लो कि डेल्टा H वो तवानाई है जो उसने खारिज किया। और कहाँ से खारिज किया? इकाई रकबे में से इकाई वक्त में। ओके, अब A = 1 ले लिया है। सपोज करो T = 1 है, टाइम को भी हम 1 ले लेते। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि E = आ जाएगा डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय द ऑर्डिनरी बॉडी। ओके, क्लियर? तो आप लोग देखो, अगर मैं इसका नाम इक्वेशन 1 रख दूं और इसका नाम इक्वेशन 2 रख दूं तो इक्वेशन 1 का मतलब है, इक्वेशन 1 के अंदर जो HA है ये ऑर्डिनरी बॉडी ने जज्ब की हुई हरारत है, और इक्वेशन 2 के अंदर ये जो E है ये इमिसिव पावर है, यानी ये वो हरारती तवानाई है जो इस ऑर्डिनरी बॉडी ने खारिज किया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना ध्यान में आ गया होगा। अभी हम सिर्फ ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक ख़ास बात ये करेंगे, आप देखो कि ये जो चीज़ है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, और अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है मतलब ये जो जिस्म है यहाँ पे डबल वॉल्ड 2 दीवारों वाला, तो 2 दीवारों वाला ये जो थर्मास फ्लास्क जो हमने लिया कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर लिया, इसका काम यह है कि अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। अब अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब ऑर्डिनरी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि जितनी तवानाई उसने जज्ब किया उतनी ही तवानाई उसने खारिज किया, क्योंकि किसी भी जिस्म का टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा? उसी सूरत में रहेगा जब वो जज्ब होने वाली तवानाई और खारिज होने वाली तवानाई सेम हो। इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि HA = E, यानी जितनी तवानाई उसने जज्ब किया है उतनी ही तवानाई उसने खारिज किया है। ओके, अब आप इसके अंदर वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, HA की वैल्यू है A/H = E। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको मिला कि जो तवानाई, जितनी तवानाई की मिकदार उसने जज्ब किया था उतनी ही तवानाई उसने खारिज किया। तो मैं अब ये वाला रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ कहीं तो भी। ऑर्डिनरी बॉडी के वास्ते हमको फार्मूला मिला A/H = E। ये फार्मूला है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, आम जिस्म के लिए। ओके, अब तो आप लोग देखिए जिस तरीके से हमने एकदम सिंपल वे में जो डेरिवेशन किए वो कुछ इस तरह से है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी के ताल्लुक से। आप लोग देखो, अभी जो फार्मूला अभी हम लोगों ने पूरा जो डिराइव किया वो फार्मूला ये वाला है A/H = E। ओके, चलो सपोज करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, क्योंकि 1 और 2 हमने पहले दिया था। अब आप एक काम करेंगे कि ये वाला जो फार्मूला जो ऑर्डिनरी जिस्म के लिए है तो सेम ऐसा ही फार्मूला ब्लैक बॉडी के लिए भी अप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है तो इसके लिए भी ये रिलेशन लागू होगा, जो आम जिस्म के लिए होता है वो ब्लैक बॉडी के लिए भी होता है। इसका मतलब अगर मुझे ब्लैक बॉडी के लिए ये फार्मूला अगर बनाना हो तो मैं यहाँ पर ये फार्मूला इस तरह से बनाऊंगा A/H = E। अब सवाल आएगा कि ब्लैक बॉडी के लिए A की वैल्यू क्या होंगी?
तो आप लोग देखो, अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़े थे कि ए जो है ब्लैक बॉडी जो होती है, मुकम्मल सियाह जिस्म जो होता है, तो उसके लिए ए की वैल्यू 1 होती है। इंजज़ाब का जो ज़रीब है वो 1 होता है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी के लिए ए की जगह पर 1 आ जाएगा। और ब्लैक बॉडी के वास्ते जो इमिसिव पावर है, मतलब इखराजी जो ताकत है, तो उसको हमको ई सफिक्स बी बोलना पड़ेगा। तो अगर ब्लैक बॉडी के लिए इक्वेशन लिखना है तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ए की जगह पर 1, एच की जगह पर एच और ई की जगह पर ई बी, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर ई सफिक्स बी होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। और अब आखिरी स्टेप, हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिए तो ये ऐसा हो जाएगा, ए इंटू एच अपॉन 1 इंटू एच इज इक्वल टू ई अपॉन ई बी। और अब आप गौर करो, एच से एच कट गया, ए अपॉन 1 मतलब ए इज इक्वल टू, और ई अपॉन ई बी का मतलब स्मॉल ई होता है। ये डेफिनेशन हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। इमिसिविटी की डेफिनेशन क्या थी? आम जिस्म के लिए इमिसिव पावर और ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर का तनासुब, यानी आम जिस्म की इखराजी ताकत और मुकम्मल सियाह जिस्म की इखराजी ताकत का जो तनासुब है उसी को इमिसिविटी कहा था। तो ये ई अपॉन ई बी की जगह पर ई ले सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू ई आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। और यही किरचॉफ का कानून था। तो इस तरह से हमने एक ख्याली तजुर्बा किए। आप याद रखो कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, मतलब ख्याली तजुर्बा, तसव्वुराती तजुर्बा है। ओके, और इस थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमने प्रूफ कर दिए कि ए इक्वल टू ई आएगा। अगर उस कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर के अंदर अगर हम दो जिस्म लेते हैं, एक ऑर्डिनरी जिस्म और एक ब्लैक बॉडी, तो प्रूफ किया जा सकता है कि ए इज इक्वल टू ई होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। और जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि किरचॉफ का जो कानून है वो बिल्कुल नज़रियाती तौर पर वो साबित हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम किरचॉफ के कानून को साबित कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी किरचॉफ का रेडिएशन का कानून। अब और उसका साथ ही साथ नज़रियाती सबूत। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको तजुर्बाती तौर पे भी साबित कर सकते हैं, और इसको साबित जिसने किया था उन साइंटिस्ट का नाम है रिची, यानी रिचीज़ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है इसलिए फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट जो हमको देखना है वो है स्टेफन बोल्ट्जमैन लास्ट कानून, यानी आखिरी पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर का, तो वो है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, यानी स्टेफन और बोल्ट्जमैन का कानून। अब देखिए ये कानून बहुत ही सिंपल है। जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ था उसको लेकर आपको मैंने बताया था, तो बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पर बुनियाद बनाकर हम यहाँ भी इसको हम पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक ब्लैक बॉडी लो और उस ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है वो आपको लेना है। ओके, यानी इस कानून का स्टेटमेंट समझने के लिए आप सबसे पहले एक मुकम्मल सियाह जिस्म लेंगे और मान लो कि उसका जो इमिसिव पावर है, उसकी जो इखराजी ताकत है वो ई बी है। सपोज करो कि उसका टेम्परेचर जो है वो कैपिटल टी है। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन जो साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने एक कानून बताया था उस ग्राफ को देखकर, यानी वो जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है तो उसकी स्टडी करने के बाद उन्होंने एक कानून बताए थे, और वो ये था कि किसी भी ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर हमेशा टेम्परेचर के 4th पावर के साथ रास्त तनासुब में होता है, यानी ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसे कहते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, अब आप लोग देखो, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हम लोग हटा देते हैं। अगर इसको हटाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ई सफिक्स बी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा सिग्मा इंटू टी का पावर 4। यहाँ पर याद रखो ये जो सिग्मा है ये एक मुस्तकिल है जिसे स्टेफन्स कांस्टेंट कहते हैं। ओके, इसको स्टेफन का मुस्तकिल कहा जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक ये पूरा जो फॉर्मूला या कानून जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हमको ये देखना है कि स्टेफन के का ये जो कांस्टेंट है तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए पहले हमको
ये वाली जो चीज़ है इमिसिव पावर जो है यानी इखराजी ताकत जो है, पहले इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इखराजी ताकत या इमिसिव पावर का मतलब होता है हरारती तवानाई की वो मिकदार जो इकाई रकबे में से इकाई वक्त में खारिज होती है। हरारती तवानाई की वो मिकदार जो इकाई रकबे में से इकाई वक्त में यानी यूनिट सरफेस एरिया में से और यूनिट टाइम के अंदर जो हीट का लॉस होगा वो इमिसिव पावर है। ओके, तो इमिसिव पावर का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब हीट एनर्जी का एमिशन, जो लॉस हुआ, जो हीट एनर्जी जो बाहर आई, इमिट हुई, और कहाँ से हुई, तो एरिया ए में से हुई, यूनिट एरिया में से, और कितनी देर में हुई, यूनिट टाइम में हुई। तो डेल्टा एच अपॉन ए इंटू टी। ओके, यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई करके इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हो। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम, इतने टाइम के अंदर इतना हीट का लॉस हुआ, तो ये ई बी हो गया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा सिग्मा इंटू टी का पावर 4। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो कुछ भी यहाँ पर हमने लिखा ये ब्लैक बॉडी के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पे सफिक्स में बी लिखूंगा, यानी मुझे यहाँ पर ये सफिक्स में बी लिखना पड़ेगा। ओके, अब सवाल ये आता है कि क्या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए ही अप्लीकेबल है, आम जिस्मों के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इस जगह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए मैं एक बार पहले इसको चेंज करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि इमिसिविटी का कंसेप्ट है ई अपॉन ई बी। ओके, यानी इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक जनरल बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इन दोनों का तनासुब इमिसिविटी होता है। अब आप एक काम करो, इस ई बी को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ई इंटू ई बी इज इक्वल टू ई। आप देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल गई, और इससे हमको एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो ये है कि ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है, अगर उसको इमिसिविटी से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी बन जाता। एक बार फिर सुनो आप लोग, देखो क्या क्या मिला हमको रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट मिला? ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर को इमिसिविटी से मल्टीप्लाई करे तो क्या चीज़ मिली? इमिसिव पावर मिला ऑर्डिनरी बॉडी का। मतलब इसको अगर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कन्वर्ट करना है तो इसको ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर हमको ये बी हटाना है तो उसके लिए पहले दोनों साइड को ई से मल्टीप्लाई कर दो। जाहिर है इधर करेंगे तो उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जैसे ही हम ये ई से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये ब्लैक बॉडी का नहीं रहा, अब ये आम जिस्म के लिए बन गया। इसलिए अगली स्टेप के अंदर हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा एच अपॉन ए इंटू डेल्टा टी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू टी का पावर 4। ओके, देखो किस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई किया है। ये ई से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये पूरा का पूरा जो था ये चेंज हो गया ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। तो ये वाली जो चीज़ है ये आम जिस्म के लिए है, अब ये ब्लैक बॉडी के लिए नहीं रहा। ओके, चलो और इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो कि ये जो फॉर्मूला आपके पास है इसमें से आप ए को उधर भेज दो। अगर आपने ए को उधर शिफ्ट किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये ए इधर अपॉन में है, आप उसको उधर भेजेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू ई इंटू सिग्मा इंटू टी का पावर 4। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया डेल्टा एच बाय डेल्टा टी का। अब देखो डेल्टा एच यानी हरारती तवानाई का लॉस अपॉन डेल्टा टी यानी टाइम, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसको हम थोड़ी देर के लिए आर बोल सकते हैं। ओके, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, इसको कोई भी अलामा से जाहिर किया जा सकता, तो मान लो इसको आर लिख देते हैं। तो आर इज इक्वल टू आ गया ए इंटू ई इंटू सिग्मा इंटू टी का पावर 4। ये फॉर्मूले पर से हम लोग सिग्मा को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? आप देखो, सिग्मा को यहीं रहने दो और बाकी लोगों को इधर शिफ्ट कर दो। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आर अपॉन ए इंटू ई इंटू टी का पावर 4। ये फॉर्मूला स्टेफन्स कांस्टेंट को जाहिर करेगा। ओके, स्टेफन का जो मुस्तकिल है ये उसको जाहिर करेगा। और कैसे डिफाइन करोगे इसको देखकर? तो एकदम सिंपल है। आप देखो ऊपर आर है, आर का मतलब है डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी। तो हम उसको इस तरह से बोलेंगे कि किसी भी आम जिस्म में से खारिज होने वाली हरारती तवानाई की शरह और उस जिस्म के सतही रकबे और इमिसिविटी और टेम्परेचर के चौथे पावर का तनासुब मुस्तकिल होता है, उसे स्टेफन का मुस्तकिल कहते हैं।
ओके, एक बार फिर से सुनो आप, डेफिनेशन क्या बयान करेंगे, एकदम आसान सी डेफिनेशन है। इसको डिफाइन करने का तरीका, पहला तरीका तो यही वाला है कि डेल्टा एच बाय डेल्टा टी मतलब हरारती तवानाई के इखराज की शरह का तनासुब लेना है, किसके साथ में, रकबे के साथ, इमिसिविटी के साथ और टेम्परेचर के चौथे पावर के साथ। ये तनासुब कांस्टेंट आएगा और उसे स्टेफन का कांस्टेंट कहते हैं। ओके, ये हो गया स्टेफन्स कांस्टेंट की समझ लो डेफिनेशन। अब हमको देखना है कि क्या इसकी हम यूनिट वगैरह बना सकते हैं, तो इजीली इसकी यूनिट बना सकते हैं इस फॉर्मूले को देखकर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होगी, जो भी यूनिट इसकी बनने वाली है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। ओके, तो चलो देखते हैं। अगर हमको एसआई निज़ाम में इसकी यूनिट बनाना है, ऊपर आप देखो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। डेल्टा एच यानी हरारती तवानाई, एनर्जी या तवानाई जो है उसकी यूनिट होती है जूल पर। डेल्टा टी का मतलब है टाइम, मतलब सेकंड, डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर इनटू ई यूनिटलेस होती है, हमने देखा था इससे पहले। इमिसिविटी जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इनटू टेम्परेचर का पावर 4 है, मतलब डिग्री केल्विन का पावर 4। ओके, बस अब ये जो कुछ भी आपके पास है इसको थोड़ा सा तरतीब में आप लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, जूल पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन का पावर 4 इंटू सेकंड। ये सेकंड को आप नीचे उतार के यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि ये सेकंड नीचे उतर जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है, एक और तब्दीली आप इसमें चाहो तो कर सकते हो, और वो ये है कि ये जो जूल पर सेकंड है इसको हटाकर आप वेट भी ले सकते हो। तो अगर उसको वेट ले लिया जाए तो फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, वेट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन का पावर 4, यानी जूल पर सेकंड हट गया और उसकी जगह पे वेट आ गया। तो एसआई निज़ाम में स्टेफन के मुस्तकिल की ये यूनिट रहेगी। ओके, अब आप एक और काम कर सकते हैं, इसकी हम ये फॉर्मूले को देखकर इसका डायमेंशन भी बना सकते। देखो इसका डायमेंशन किस तरीके से आएगा, यहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे इस जगह से। सबसे पहले जैसा आप देख रहे हो कि ऊपर जूल है, नीचे सेकंड है, मीटर स्क्वायर है और डिग्री केल्विन का पावर 4 है। गौर से देखो आप लोग हर चीज़ को। ऊपर जो जूल है, जूल का मतलब है वर्क यानी काम या तवानाई, और तवानाई या काम का मतलब होता है कुव्वत और हटाव का हासिल ज़रब। इसका मतलब जहाँ पर जूल होता है उसको हटाकर आप न्यूटन इंटू मीटर ले सकते, तो उसको हटाकर हमने न्यूटन इंटू मीटर ले लिए। अब आप लोग देखो क्या होगा, ऊपर ये मीटर है और ये नीचे मीटर का स्क्वायर है तो ये कट गया। अब जो चीज़ बच गई वो क्या है, ऊपर से है न्यूटन डिवाइडेड बाय नीचे है सेकंड इंटू मीटर इंटू डिग्री केल्विन का पावर 4। ओके, देखो आप बराबर, जूल को हमने पहले न्यूटन मीटर लिखे, मीटर को मीटर के स्क्वायर से कट कर दिए। अब जो कुछ भी हमारे सामने बचा हुआ है इसको आप डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसको अगर मैं डायमेंशन में लिखूं, मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास अगर सिग्मा का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है तो न्यूटन का डायमेंशन आ जाए, न्यूटन यानी फोर्स, कुव्वत, और कुव्वत का डायमेंशन होता है L1 M1 T-2। इसको याद कर लो, कुव्वत का यानी न्यूटन का जो डायमेंशन है वो क्या है, L1 M1 T-2। अब अपॉन में नीचे देखो सेकंड यानी टाइम तो T1, उसके बाजू में है मीटर यानी लंबाई तो L1, उसके बाजू में है टेम्परेचर को आमतौर पर हम थीटा से डिनोट करेंगे डायमेंशन में, और उसका पावर 4 है तो इसका पावर 4 हो जाएगा। ओके, और अब आप इन लोगों को तरतीब से लिख सकते हैं। तो देखो जैसे ही इसको आप तरतीब से लिखेंगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे, इसका जो डायमेंशन आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, L M T और थीटा, ऐसे 4 लोग आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले L को देखते हैं। आप लोग देखो ऊपर L1 है और नीचे L1 है, तो L1 से L1 कट गया। ओके, इसका मतलब L0 हो गया, तो यहाँ पर L0। अब M को चेक करो, ऊपर M1 है और कोई M है नहीं, इसलिए M1। इसके बाद ये T1 को ऊपर शिफ्ट करो तो ये ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, तो -2 और ये -1, ये हो जाएगा -3, और ये थीटा का पावर 4 है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ स्टेफन्स कांस्टेंट जो हमको मिला वो इतना मिला, यानी L0 M1 T-3 और थीटा -4, ये उसका आबाद हो गया, ये उसका डायमेंशन है। ओके, चलो यहाँ पर स्टेफन्स कांस्टेंट जो है उसकी डिटेल कंप्लीट हो गई। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेफन कांस्टेंट की एसआई निज़ाम में जो वैल्यू है वो है 5.67 × 10⁻⁻8 एसआई यूनिट,
और एसआई यूनिट क्या है, अभी हमने जैसा देखा था वैट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन का पावर 4। ओके, तो ये उसका नंबर याद रखो। ये नंबर याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर है वो देखो आप क्या है 5, 6, 7, 8, तो इजीली आप याद रख सकते हैं 5.67 × 10 का पावर -8। ठीक है, चलो ये हो गया स्टेफन कांस्टेंट की कीमत और उसका एसआई यूनिट और उसका डायमेंशन। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्टेफन कांस्टेंट जो है ये जो स्टेफन लॉ जो है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। अभी हमने जैसा देखे थे कि स्टेफन यानी लॉ जो है वो कुछ इस तरह से था, EB प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4, और फिर हमने यहाँ पर उसको इस तरह से लिखे थे = सिग्मा × T का पावर 4। आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो कुछ भी है, मतलब T जो है यहाँ पर वो उस जिस्म का टेम्परेचर है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है। अगर आपको माहौल का टेम्परेचर दिया जाए, सपोज करो कि एक जिस्म का टेम्परेचर T है और माहौल का टेम्परेचर T0 है, यानी माहौल का टेम्परेचर अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं, फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये स्टेफन्स लॉ है। लेकिन अगर माहौल का टेम्परेचर भी दिया जाए तो फिर उस सूरत में ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, वो हो जाएगा EB = सिग्मा T का पावर 4 - T0 का पावर 4। तो ये फॉर्मूला हम लोग स्टेफन्स लॉ के तौर पर यूज़ करेंगे, लेकिन उस वक्त जब माहौल का टेम्परेचर दिया गया हो। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के चारों पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे। आज जो 4 पॉइंट हमने देखे थे उसमें सबसे पहले हमने रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम देखा, फिर हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा, यानी वीन्स का हटाव का कानून देखे, फिर किरचॉफ का रेडिएशन लॉ आया, फिर उसका प्रूफ आया, और आखिर में हमने स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ देखे और उसका जो मुस्तकिल है हमने उसका डिटेल्स देखे। साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये भी देखा कि स्टेफन्स लॉ जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर माहौल का टेम्परेचर दिया हुआ ना हो तो, और इसी कानून को हम ऐसा लिख सकते हैं अगर माहौल का टेम्परेचर T0 अगर दिया गया हो तो। ओके, यहाँ पर अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इस चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है तो ये पूरी तरह से थियोरेटिकली, मतलब इसका जो थ्योरी वाला जो पार्ट है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमारा इस चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, तो वो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर है वो इस चैप्टर के बहुत ही ख़ास जो न्यूमेरिकल्स हैं तो उन्हीं के लिए रहेगा। ओके, तो चलिए स्टडी करते रहिए और अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो शेयर करते रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।